अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 पे. इट टॉक्स अबाउट दैट हु ऑल पीपल कैन बी आस्क्ड टू स्पेसिफिकली इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट. किन किन को ये बोला जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करिए. इसका ए पार्ट ये बोलता है कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, उनको बोला जा सकता है कि आप जो है अपना पार्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करिए. सपोज ए ने बोला बी को कि आई सप्लाई यू 100 kgs ऑफ व्हीट, एंड बी ने बोला कि आप 1 लाख रुपए जो है मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा फॉर दिस. तो ए को बोला जा सकता है कि आप 100 किलो व्हीट दो बी को, और बी को भी बोला जा सकता है कि 1 लाख रुपीज आप जो है वो ए को दो. तो ऑल दिस ये हो सकता है. अब हम आते हैं इसके बी पे. बी बोलता है दैट रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू. तो यानी कि अगर सपोज हमारे एग्जांपल में ए और बी जो थे, उनकी कोई एजेंट है, उनके कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, तो वो ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकते हैं. ओके. या फिर अगर सपोज बी ए और बी के बीच में, एक हम एग्जांपल लेते हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए विल गिव ट्यूशंस टू बी. ओके. अब यहाँ पे ए की डेथ हो जाती है, तो क्या बी ए के एक बच्चा है सी के खिलाफ ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकता है कि आपके फादर ने प्रॉमिस किया था मेरे बेटे को बढ़ाने के लिए या फिर मेरे को बढ़ाने के लिए, एंड अब तो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो गई है, वो चीज नहीं हो सकती, तो आप करो. जो है सी वो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता बिकॉज ये है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, एंड बी कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट सी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज सी अगर एक बच्चा ही है अभी, वो क्या पढ़ाएगा बी को. ओके. तो ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनको आप स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकते हो. ओके. हाँ, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता कि ए ने बी को 2 लाख रुपए देने हैं एंड बी उसके बदले एक गाड़ी देगा ए को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ए के जो लड़का है सी, उसके खिलाफ स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जा सकता है, एंड सी कैन बी आस्क्ड टू पे बी ₹2 लाख, क्योंकि सी के पास ऑलरेडी कुछ इनकम आई है, कुछ पैसे आए हैं एक सी के पास, बिकॉज हिज फादर लेफ्ट बिहाइंड अ सर्टेन प्रॉपर्टी. अब उस प्रॉपर्टी को बेच के ये बोला जा सकता है कि उस प्रॉपर्टी को बिकवाइए, एंड जो पैसे हैं वो बी को आप दो एंड गाड़ी आप लो. ओके. तो दिस कैन बी डन. तो प्रोवाइजर्स का ये बोल हमने डिस्कस कर लिया है कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो. सी बोलता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो फादर्स हैं, ए और बी दो फादर्स हैं, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम अपने बच्चों का जो शादी है वो कराएंगे, जरूर कराएंगे, साथ में कराएंगे. ये कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेते हैं. ओके. अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके जो बच्चे हैं, ए और बी के जो बच्चे हैं, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं. जिनकी शादी होनी थी ना, सपोज ए वॉज द फादर ऑफ द ग्रूम एंड बी वॉज द फादर ऑफ द ब्राइड, तो जो ग्रूम और ब्राइड है दोनों के दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि ए और बी ही आए कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट के लिए. अब हम आते हैं डी के ऊपर. डी बोलता है where the contract has been entered into by a tenant for life in due excess of a power the remainder man. यानी कि अगर एक सिनेरियो लेते हैं हम कि ए ने बोला है, ए ने बोला कि जो प्रॉपर्टी है ना ये पहले तो जाएगी बी के पास उसकी लाइफ तक, फिर जब बी मर जाएगा उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो सी के पास जाएगी. तो ए ओन्ड सर्टेन प्रॉपर्टी जो उसने उसका ऐसा अरेंजमेंट किया है कि पहले बी के पास जाएगी उसके लाइफ तक, फिर जाएगी सी के पास. अब यहाँ पे अगर जब बी की डेथ हो जाती है उस केस में सी जो है ना वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लेके आ सकता है, एंड सी कैन बी सेड कि मेरे को ये प्रॉपर्टी पे मेरा राइट है एंड आई नीड दिस प्रॉपर्टी. सी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लेके आ सकता है. अब हम आते हैं इसके ई और एफ के ऊपर, जो कि बात करता है रिवर्जनल के कॉन्सेप्ट के बारे में. फॉर एग्जाम्पल एक लैंडलॉर्ड है,
ए, अब ये जो लैंडलॉर्ड है ना, इन्होंने टेनेंट को बोला है बी को कि आप जो प्रॉपर्टी है ये 1 साल तक एज अ टेनेंट आप एंजॉय करिए, एंड आफ्टर 1 ईयर जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास रिवर्ट कर जाएगी। ओके, आफ्टर 1 ईयर द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू मी। ओके, अब यहाँ पे अगर 1 साल के बाद भी प्रॉपर्टी वापस नहीं करते हैं लैंडलॉर्ड को, देन जो हमारे ए हैं यहाँ पे लैंडलॉर्ड, ही कैन फाइल अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास ये राइट है। ओके, तो ये ए जो है हमारे वो यहाँ पे रिवर्जनर हो गए हैं। सिमिलरली अगर ए जो है वो ये बोलते हैं कि 1 साल के बाद प्रॉपर्टी आप मेरे को मत देना, बट एक थर्ड पर्सन है सी को आप प्रॉपर्टी दे देना, तो यहाँ पे सी भी रिवर्जनल हो जाएंगे, एंड सी को भी ये बोला जाएगा कि सी हैज द राइट टू फाइल अ सूट इफ बी जो है वो 1 साल के बाद प्रॉपर्टी सी को नहीं देते हैं, देन ही हैज द राइट टू फाइल अ सूट। अब हम आते हैं इसके एफ ए के ऊपर। एफ एस का ये बोलता है कि एक एलएलपी है हमारी ए, वो एक दूसरे एलएलपी के साथ मर्ज हो गई है बी। ए और बी दो एलएलपीज है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ए ने पहले एंटर किया था ना, उसको जो बी है यहाँ पे वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकता है। ओके, बिकॉज बी अब बी के पास राइट्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाने के लिए। जी पे आते हैं अब हम। जी भी सेम रूल के बारे में बात कर रहा जो हमने एफ ए में पढ़ा है कि अगर लिमिटेड लायबिलिटी की जगह कंपनी होगी उस पर भी सेम रूल अप्लाई करेगा। ओके, अब हम आते हैं इसके एच के ऊपर। एच बात करते हैं प्रमोटर्स के बारे में। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा उसमें यू मस्ट बी नोइंग कि कंपनी फॉर्म होने से पहले जो फाउंडर्स होते हैं ना कंपनी के, उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। तो जब कंपनी फॉर्म नहीं हुई है उस टाइम पे प्रमोटर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट की है रिगार्डिंग दैट कंपनी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स हम करवा सकते हैं। जब कंपनी फाइनली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ना, जब कंपनी फॉर्मली पेपर्स पे आ जाएगी, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट उसके फाउंडर्स ने पहले किया था कंपनी के फॉर्म होने से पहले, उसको भी स्पेसिफिकली आप इन्फोर्स करवा सकते हो। तो फाउंडर्स प्रमोटर्स ही होते हैं नॉर्मली। अब हम आते हैं सेक्शन 16 पे। ये बोलता है कि कब कब जो है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। तो ये भी हमको सेक्शन नंबर 10 में गिवन था कि सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 में कुछ कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हो। तो उसी का पार्ट है 16 में बोला है ए पार्ट दैट हु हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20। हम इसको ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को। तो वही चीज जो है यहाँ पे भी बोली गई है। अब हम आते हैं बी पे। हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग or violates any essential term of the contract that on his part remains to be performed, or acts in fraud of the contract, or willfully acts at variance with or subversion of the relationship intended to be established by the contract. For example, ए और बी है। ए ने बोला है कि मैं इसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ दैट आई विल सिंग एट योर कॉन्सर्ट एवरी डे फॉर 6 months। बट क्या होता है आगे जाके कि ए जो है बीमार पड़ जाता है, बहुत सीवियर वो बीमार पड़ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल देता है कि ए ने मेरे को बोला था कि हर रोज गाना गाना आएगा, आया ही नहीं वो, तो यहाँ पे बी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकता है बिकॉज ए हैज बिकम टू विल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। एंड वैसे भी ये पर्सनल परफॉर्मेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा ही हुआ है कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स आप एनफोर्स करवा ही नहीं सकते हो। तो अगर बंदा बीमार भी पड़ गया है उस केस में भी आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हो इफ इट्स प्रूव्ड दैट एक्चुअली वो कर ही नहीं पाता कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, तो यही चीज बोली गई है बी में, या उसने कोई फ्रॉड वगैरह किया है उस केस में भी आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सी पे। इसमें ये बोला गया है हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड और हैज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो रेडी एंड विलिंग
पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा यू हैव टू पुट एम्फोसिस ऑन दिस, रेडी एंड विलिंग। यानी कि अगर ए ने बी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल किया है, तो ए को ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी दैट आई वाज रेडी एंड विलिंग एट ऑल टाइम्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आगे जाके ये प्रूफ हो जाता है कि ए खुद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा था, अपना पार्ट जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये चीज प्रूफ हो जाती है, देन जो इसको रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वो हो जाएगा डिले। सपोज ए ने बोला है बी को कि वो 200 केजेस ऑफ एप्पल्स देगा ए को। ओके, अब बी जो है नहीं कर पाता डिलीवर 200 किलो ऑफ एप्पल्स। ए ने सूट फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो ए को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मेरा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना, सपोज ए ने 2 लाख रुपए देने थे फॉर दिस 200 केजीज ऑफ एप्पल्स, तो अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि ए के अकाउंट में 2 लाख रुपए थे ही नहीं कभी, ये चीज प्रूव हो जाती है, देन ये जो है ये जो सूट इसने फाइल की है उसमें वो सक्सीड नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो खुद ही केपेबल नहीं था अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है बी को कि बी 200 किलो ऑफ एप्पल्स उसको दे देगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन हैज टू बी रेडी एंड विलिंग एट ऑल टाइम्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो हमको बस इसमें यही चीज पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 17 पे। ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। यानी कि ये सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसके पास टाइटल ही था उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, सपोज ए ने बोला है, और ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं सेक्शन 17, ये भी है इसमें। सपोज ए हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू बी, ए हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू बी, एंड उसके बाद ये पता लगता है कि बी के पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट ही नहीं था, तो बी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया। ओके, कि ए को बोलो कि प्रॉपर्टी मेरे को लाके दे कहीं से भी। अब यहाँ पे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है? दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड बिकॉज ए के पास तो राइट ही नहीं है प्रॉपर्टी बेचने का, तो वो कहाँ से बेचेगा उसको? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता। ओके, इवन दो ए ने गुड फेथ में सोचा था, कि हाँ मेरे पास है राइट, उसको इस चीज के बारे में पता ही नहीं था कि उसके पास है या फिर नहीं है, उसने गुड फेथ में सोचा था कि शायद हो मेरे पास राइट प्रॉपर्टी बेचने का, स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स आप नहीं करा पाओगे बिकॉज प्रॉपर्टी में उसका राइट है ही नहीं। तो ये इसका बी पार्ट बोलता है। इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि जो रूल्स हमने पढ़े हैं ना 17 में, वो रूल्स मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पे हमने देखा था कि इट्स ओनली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन जब हम सेक्शन 17 के क्लॉज 2 पे आते हैं तो इसमें लिखा गया है कि सेम रूल्स जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई करेंगे। सो आई करेक्ट माई सेल्फ, सेक्शन 17 जो है वो दोनों मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई करता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। ये बात करता है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका बदल गया है, वेरी कर गया है, सपोज ए और बी ने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ढंग से हमारी बात को वो नहीं कर रहा है, हमारी बात को ढंग से मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट एक साइन कर लिया। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो पाएगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट आप ऑब्वियसली स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराओगे। ओके, इसमें इंस्टेंसेस दिए हुए हैं कि किन किन केसेस में जो है नया कॉन्ट्रैक्ट आप बनवा सकते हो। इसका ए बोलता है कि अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में
फ्रॉड या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उन्होंने एक गलत कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें बोला था कि बी ए को 100 केजीज ऑफ एप्पल देगा एंड उसके लिए ए जो है वो 5,000 रुपीज देगा बी को। अब बाद में दोनों पार्टी को रियलाइज होता है कि ये 5,000 रुपये तो बहुत ही कम है, ये गलती से बाय मिस्टेक हमने 5,000 रुपीज लिख दिया था। एंड फिर वो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट एक बनाते हैं, ओके, उसमें वो ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ, ये जो 5,000 का अमाउंट है ये होना चाहिए अब 50,000। ओके, तो ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 रुपये वाला, इसी को आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकते हो। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं कराओगे स्पेसिफिकली इन्फोर्स। बी इसका ये बोलते हैं, where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce। यानी कि अगर ए और बी के बीच में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एंटर हुआ था, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में आया था उसमें वो ढंग से बात आई नहीं थी, यानी कि जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका जो एसेंस है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में सही तरीके से दिख नहीं रहा था पार्टीज को। तो उन्होंने जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया फिर अपनी बातों को ढंग से एक अच्छे वर्ड्स में ड्राफ्ट करने के लिए जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बना है, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नाउ बी इन्फोर्स्ड। पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं करा पाओगे आप। Where the parties have subsequent to the execution of the contract varied its terms। यानी कि सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस पर काम भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बट काम करने के बाद उनको ये लग रहा है कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कमी है, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं। तो अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराओगे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं करा सकते हो। तो यही सेक्शन 18 हमारा बोलता है।